3 भूतिया सैनिक। बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव था जहां 3 भूतिया सैनिक गांव की रखवाली किया करते थे। रात का समय था और चारों तरफ अंधेरा हो रहा था। तभी गांव के अंदर कुछ आतंकवादी आ जाते हैं और गांव के सभी लोगों को बंदी बनाकर एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं। मरोगे तुम सब, मरोगे। वो 3 तुम सबको मार देंगे। अरे बुड्ढे, पागल हो गया है क्या? तू 3 की बात कर रहा है और हम 50 आदमी हैं। वो 3 सिपाही तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम लोग बहुत पछताओगे। जरा 12 तो बचने दो, सब पता चल जाएगा। सभी आतंकवादी बूढ़े आदमी के ऊपर हंसने लगते हैं और तभी एक आतंकवादी गांव के एक छोटे से बच्चे को गोली मारकर कहता है, वो देखो गांव वालों, तुम सबकी मौत इस तरह ही होगी। अब तुम्हारी मौत को कोई नहीं बचा पाएगा। तभी रात के 12 बज जाते हैं, जिसके बाद चारों तरफ एक तूफान सा आने लगता है और जानवरों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। अरे ये सब अचानक से क्या हो रहा है? तभी वो तीनों भूतिया सिपाही सामने आ जाते हैं और जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, आखिर हम अपने देश के दुश्मनों को मार ही देंगे। अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। ये कहते ही एक भूतिया सिपाही के मुंह से गोलियां निकलने लगती हैं। दूसरा भूतिया सिपाही आतंकवादियों को सीधे निगल जाता है, जिसके बाद उसके मुंह से हड्डियां और खून निकलता है। वहीं तीसरा सिपाही भयानक पक्षी जैसे चील को अपने मुंह से निकालता है, जिसके बाद वो चील आतंकवादियों को मारने लगती है। धीरे धीरे कुछ ही समय में तीनों सिपाही गांव वालों को आतंकवादियों से बचा लेते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन सुबह अगर ये तीनों भूतिया सिपाही हमारे गांव में नहीं होते तो शायद हमारे गांव का एक भी आदमी नहीं बच पाता। लेकिन इन तीनों भूतिया सिपाही के पीछे का राज क्या है? तभी वहां एक बूढ़ा आदमी लकड़ी के सहारे खांसते हुए आता है और कहता है, कुछ साल पहले वो तीनों भूतिया सिपाही इसी गांव में रहते थे और वो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तीनों ने एक साथ सिपाही बनने का फैसला किया था, जिसके बाद वो तीनों हमारे गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते थे। लेकिन किसी ने उनके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, जिसके बाद गांव के राजा ने उन्हें गांव से तड़ी पार कर दिया। तीनों जंगल में ही अपना गुजारा करने लगे और एक दिन एक सिपाही दूसरे सिपाही से कहता है, हमने अपनी गांव की रक्षा के लिए कितना कुछ किया, लेकिन राजा ने हमें ही गांव से तड़ी पार कर दिया। तो क्या हुआ अगर राजा ने हमें गांव से तड़ी पार कर दिया? हम फिर भी अपने गांव की रक्षा करेंगे। हम सिपाही हैं और हमारा कर्तव्य है हम हमेशा अपने गांव की रक्षा करें और ये हमारा फर्ज है। तभी वहां पर एक राक्षस आ जाता है और वो उनकी सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो राक्षस उन्हें एक वरदान देता है। तुम तीनों को मैं एक वरदान देता हूँ। मरने के बाद भी तुम तीनों सिपाही ही बनकर रहोगे और इस गांव की रक्षा करोगे और बदले में जितने भी लोगों को तुम मारोगे वे लोग मेरा भोजन बनेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा वजन बढ़ाना होगा, तभी तुम्हें ये वरदान मिल सकेगा। गांव की सुरक्षा के लिए उन्होंने राक्षस को अपनी बलि चढ़ा दी और यही कारण है कि सिपाही आज तक अमर हैं और हमारे गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। और जैसे ही वो दुश्मनों को मारते हैं
वो लोग अचानक ही गायब हो जाते हैं और राक्षस का खाना बन जाते हैं। लेकिन आपको ये सब कैसे मालूम? उस औरत की बातें सुनकर वो बूढ़ा आदमी सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद कहता है, मैं ये सब इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो बदकिस्मत राजा मैं ही हूँ जिसने उन सिपाहियों को गांव से तड़ी पार कर दिया था और उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की जगह बुरा बर्ताव किया था। लेकिन जब मुझे हकीकत पता चली तो मैंने अपनी राजगद्दी को छोड़ दिया और साधारण जीवन जीने लगा। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर गांव वाले अचंभित रह जाते हैं और सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अगले दिन गांव में एक आदमी गांव वालों को सूचित करता है, सुनिए सुनिए सुनिए, बॉर्डर पर फौजियों ने संदेश भेजा है। दूसरे देश के फौजी हमारे गांव पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए सभी अपनी सुरक्षा का अच्छे से ख्याल रखें क्योंकि फौजी बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए। चिंता मत करो, हमारे पास हमारे 3 भूतिया सिपाही हैं जो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। बूढ़े आदमी की बात सुनकर सभी लोगों को थोड़ी सी राहत तो मिलती है, लेकिन गांव के सभी लोगों को डर भी लगता है। वहीं दूसरी तरफ फौजी दूसरे देश के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, जिनमें से देश के कई सिपाहियों की जान भी चली जाती है और दूसरे देश के कुछ फौजी गांव के जंगलों तक पहुंच जाते हैं। पर उसी समय रात के 12 बज जाते हैं, जिसके बाद तीनों भूतिया सिपाही जाग जाते हैं। नहीं छोड़ूंगा उन घुसपैठियों को, खत्म कर दूंगा, कच्चा ही निकल जाऊंगा सबको। अपनी गोलियों से एक एक को छल्ली कर दूंगा और अपने गांव की रक्षा करूंगा। ये गांव सिर्फ हमारा है, अगर इस गांव में एक भी घुसपैठिया घुसा तो मैं सबको जान से खत्म कर दूंगा। तीनों भूतिया सिपाही तुरंत जंगल के कोने कोने से दूसरे देश के फौजियों को ढूंढकर मार देते हैं और उसके बाद बॉर्डर पर जाते हैं। हमारे देश के फौजियों की मृत्यु हो गई है, मुझसे और नहीं रहा जाता। अगर हम लोग वहां गए तो सबकी नजरों में आ जाएंगे और हमारे राज का पर्दाफाश हो जाएगा। अगर ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो जाने कितने फौजियों की जान चली जाएगी। हमें तुरंत बॉर्डर पर जाकर उनकी जान बचानी चाहिए। वो तीनों भूतिया सिपाही तुरंत बॉर्डर पर जाकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें देख दूसरे देश के फौजी बहुत डर जाते हैं। उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उन्हें एक भी गोली नहीं लगती। जिसके बाद एक सिपाही अपने मुंह से भयानक चील जैसे पक्षियों को निकालता है और वो पक्षी दूसरे देश के फौजियों को मारने लगते हैं। दूसरा सिपाही दुश्मनों को सीधे ही अपने मुंह में निगल जाता है, जिसके बाद उसके मुंह से खून और हड्डियां निकलने लगती हैं। तीसरा सिपाही अपने मुंह से गोलियां बरसाने लगता है और देखते ही देखते बॉर्डर पर सभी दूसरे देश के फौजी खत्म हो जाते हैं। मैं तुम तीनों सिपाहियों के बारे में जानता हूँ और आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है हमारे देश की रक्षा के लिए। तुम्हारे बारे में तो पूरे देश को पता होना चाहिए। आप लोगों ने हमें सम्मान दिया, हमारे लिए इतना ही काफी है। लेकिन हमारी विनती है कि हमारे इस राज को केवल अपने तक ही रखें ताकि हम अपने गांव की रक्षा करते रहें। ये कहते हुए वो तीनों भूतिया सिपाही वहां से गायब हो जाते हैं। बॉर्डर पर कोई है। यह बॉर्डर था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का, जहां काफी सारे हिंदुस्तानी फौजी बंदूक लेकर तैनात थे। वो दिन रात हमारी रक्षा के लिए इस बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। ऐसे ही एक नए नौजवान वीर सिंह की ड्यूटी यहां लगी थी। तभी रात के समय फौजी शौर्य वीर से कहता है, वीर सिंह, तुम यार ड्यूटी कर तो लोगे ना? देखो डर लगे तो बता दो। सर, मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूं। एक फौजी अपने दिल को बहुत सख्त बनाकर घर परिवार छोड़कर यहाँ तक इसलिए आता है ताकि उसके देश के नागरिक महफूज हो सके, और उसके लिए फौजी का मजबूत जिगरा चाहिए जो मुझ में है।
आप बेफिक्र रहिए, मुझे डर नहीं लग रहा, मैं यहाँ अच्छे से पहरा दूंगा। बहुत खूब, तुम्हारे मुंह से यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये बोलने के बाद वीर हाथ में बंदूक लेते हुए पहरा लगा रहा था। उसी के जैसे फौजी कुछ दूरी पर वहां पहरा दे रहे थे। पहरा देते हुए वो उबासी लेता है। आज का पहला दिन है, बहुत खुशी हो रही है पर थकावट महसूस कर रहा हूं। अब एक ही जगह खड़ा हो जाता हूं। यह बोलकर वीर चारों तरफ निगरानी करने के बाद सावधान हो जाता है। इसी बीच उसे जैसे ही झपकी आती है तभी उसके गालों पर एक तेज का चांटा लगता है और वो जागकर अपने आसपास देखकर कहता है, कौन है, कौन है यहाँ, किसने मुझे मारा है? दोबारा सोया तो फिर एक चांटा मारूंगी। कौन है यहाँ, किसकी आवाज आ रही है? मेरा पता लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और अगर तू दोबारा सोया तो इसी तरह का चांटा मारूंगी। नहीं नहीं, हाँ मैं दोबारा नहीं सोऊंगा। ये कहते ही वीर पूरी शिद्दत के साथ अपनी ड्यूटी करने लगता है। तभी अंधेरे की आड़ में पाकिस्तान के कुछ सोल्जर वहां से धीरे धीरे बॉर्डर की ओर आने की कोशिश करते हैं। तभी वो चुड़ैल वीर के पास जाकर कहती है, ए नौजवान, सतर्क रहो, पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी इसी ओर आ रहे हैं, जल्दी उन्हें ढेर कर दो। ये तो वही आवाज है, पर कहां से आ रही है? जितना बोल रही हूँ उतना करो, वो लोग इसी बॉर्डर के नीचे छुप कर आ रहे हैं। जी 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 कर रहा हूं मैं। अपनी बंदूक को तैनात कर वीर चारों ओर देखता है। तभी उसे एक घुसपैठिया दिखता है जिसे वो गोली मार देता है। उसके बाद एक और घुसपैठिया फायरिंग करता है। तभी बॉर्डर के बाकी फौजी भी उन लोगों पर फायरिंग करने लगते हैं। साथियों, फायरिंग करने का वक्त हो गया है, दुश्मन इसी ओर आ रहे हैं, सिग्नल मिल गया है। यस सर। जल्दी करो, एक तुम्हारे पीछे है, मारो। विक्रम को समझ नहीं आता, लेकिन उस चुड़ैल की आवाज सुनते ही वो पलटकर उस दुश्मन को मार गिरा देता है। फिर एक तेज तर्रार फायरिंग और बमबारी होने लगती है। सभी फौजी अपना बेस्ट देकर दुश्मनों को मार गिराते हैं और एक दुश्मन को बेहोश कर बांधकर कैद कर लेते हैं, जिसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन वीर बहुत सोचता है और कहता है, वो औरत कौन थी जिसकी मुझे आवाज आ रही थी? अगर वो ना होती तो पता नहीं रात को कितना खतरनाक हमला हो सकता था। उस औरत की वजह से हमने दुश्मनों पर काबू पा लिया। अरे तुम किस सोच में डूबे हुए हो, आओ खाना खाते हैं। हाँ आ रहा हूं। अच्छा, कल रात को तुमने किसी औरत की आवाज सुनी, कुछ महसूस किया अलग सा? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना, ना महसूस किया। चलो, कैप्टन रोहन सबको बुला रहे हैं। हाँ हाँ चलो, लगता है बॉर्डर पर कोई है। हाँ, कितने लोग यहाँ पर शहीद हुए, उनकी आत्मा हो सकती है जो तुम्हें डराती है बू करके। हद है, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? कुछ देर बाद कैप्टन राहुल कहता है, देखिए, सूचना मिली है कि अब हमें बॉर्डर पर कड़ी पहरेदारी करनी होगी। दुश्मन इस बात का जरूर बदला लेंगे हमसे, तो सब तैयार हैं? यस सर। अगली रात सभी फौजी पूरे होशो हवास से देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर तैनात थे। उनकी बॉर्डर पर कोई दुश्मन फायरिंग करने के लिए आगे बढ़ता ही है कि चुड़ैल उसे देख लेती है। हे भगवान, ये तो फिर से आ रहे हैं, मुझे फौजियों को खबर करना होगा। सुनिए सभी, यहाँ पर दुश्मन का हमला होने वाला है, सतर्क रहिए। मैं इतना आवाज लगा रही हूँ और ये सो रहा है, अभी बताती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल उस फौजी को धक्का देती है, तभी वो गिर जाता है। दैया रे दैया, मैं गिर कैसे गया सोते हुए? मैंने गिराया है तुझे, दुश्मन आ रहे हैं, बॉर्डर है, आगे ध्यान दे। हे भगवान, कौन है यहाँ? जरूर कोई तो है इस बॉर्डर पर, कोई है बॉर्डर पर। हाँ, अरे बचाओ। वहीं चुड़ैल फौजियों को अलर्ट कर देती है, जिसके बाद हिंदुस्तानी फौजी दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। कुछ दिनों तक वीर वहीं सब चीजें नोटिस करता है। साथ ही चुड़ैल भी दुश्मनों को मार दिया करती थी। इन सब चीज को महसूस करते हुए वीर कैप्टन रोहन से बोलता है, सर, मुझे लगता है बॉर्डर पर कोई है। कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया है कि जब भी कोई दुश्मन हमारे बॉर्डर को पार करने की कोशिश करते हैं, कोई दुश्मन आता फायरिंग करता है,
तो एक औरत की आवाज आती है जो हमें यह सब होने से पहले ही बता देती है। आखिर ऐसा क्यों? कोई तो है जो बॉर्डर पर है। क्या आप जानते हैं सर? हाँ सर, मैंने भी महसूस किया है। कल रात को जब मैं सो गया था तो पता नहीं चला कैसे गिर गया। फिर मुझे उसी औरत की आवाज आई कि दुश्मन आ रहे हैं, सतर्क रहो। हाँ, बॉर्डर पर कोई है और वो कोई और नहीं बल्कि मेरे दोस्त की मां संजना आंटी हैं। आंटी, अब आप इन सब के सामने आ सकती हैं। रोहन की बात सुनते ही वो बॉर्डर वाली चुड़ैल उन सब के सामने आ जाती है और कहती है, हाँ, मैं हूँ जो हमेशा बॉर्डर पर सबको महसूस होती है। आंटी, क्या आप फौज में थी जो अब भी बॉर्डर पर सबकी रक्षा करती हैं? नहीं, मैं फौजी तो नहीं थी, लेकिन हाँ, एक दिलदार फौजी बेटे की माँ थी। मेरा बेटा शेर शाह बहुत होनहार और मजबूत दिल का, जो दुश्मनों के सामने उनकी आंखों के आगे देखकर वार करता था। उसने पिछले युद्ध में दुश्मनों को धूल चटा दी थी। दुश्मनों ने एक बम इस बॉर्डर के पार फेंका था। ओह माय गॉड, उन लोगों ने तो बम को इधर फेंक दिया है। मुझे जल्दी ही ये बम लेकर उधर ही फेंकना होगा। ये कहते ही शेर शाह उस बम को हाथ में लेकर बॉर्डर की तरफ जाने लगता है कि तभी बॉर्डर पर बम के साथ ब्लास्ट हो जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। उसको शहादत देने के लिए तिरंगे में लपेटकर उसकी मां के पास भेजते हैं और 21 तोपों की सलामी दिखाते हैं। आसपास के सभी लोग उसे फूल से सुसज्जित करते हैं। आंखों में आंसू लिए संजना कहती है, मेरा बच्चा शेरशाह, मेरा बच्चा वापस आजा बेटा। तेरी माँ तुझे बुला रही है, तेरे बिना नहीं रह सकती। मेरा बेटा अपने देश के लिए शहीद हो गया। ये कहते ही संजना को हार्ट अटैक आता है। मृत्यु की वजह से वो चुड़ैल बनकर उसी बॉर्डर पर आ जाती है। मेरा बेटा तो चला गया, उसने इसी बॉर्डर पर अपनी जान दे दी, लेकिन जैसा मेरे बेटे के साथ हुआ है ऐसा मैं किसी और के बेटे के साथ नहीं होने दूंगी। इसीलिए पाकिस्तान की ओर से जितने भी हमले होंगे उन्हें मैं फौजियों को बताकर फेल कर दूंगी और अपने हिंदुस्तान के बेटों को बचा लूंगी। बस अभी से मैंने जान लिया कि मैं किसी भी फौजी की जान दांव पर नहीं जाने दूंगी। अपने बेटे को तो बचा नहीं पाई, लेकिन इस देश के वीर जवान बेटों को तो मैं बचा सकती हूँ ना। उस बूढ़ी माँ की बात सुनकर सभी लोग उसे सैल्यूट करते हैं, जिसके बाद वो हमेशा बॉर्डर पर ही रहती है। जब भी दुश्मन आते हैं तो वो उन्हें मारकर डरा देती है और वो डर कर कहते हैं, बचाओ बचाओ, भागो, बॉर्डर पर कोई है। भूतिया फौजियों की ट्रेन। फौजियों की फौज आतंकवाद को फायरिंग करते हुए बॉर्डर पर लड़ रहे थे। एक के बाद एक गोलियां दोनों तरफ से चलती जा रही थीं, तो कभी बम फेंके जा रहे थे। वहीं 3 जिगरी फौजी दोस्त जमीन पर लेटे हुए फायरिंग करते हुए कहते हैं, आदित्य, गोली खत्म हो गई है, क्या करें? उनका हमला बढ़ता ही जा रहा है। करना क्या है? अब लास्ट प्लान अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम पर और गोली बारूद नहीं है और इन्हें खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना ये बॉर्डर से आगे चले जाएंगे। हाँ मेरे जवानों, तो चले खतरनाक प्लान को अंजाम देने। क्या पता इस बमबारी से हम तीनों मिले या ना मिले। जान पर खेलना हमारा धर्म है और इस देश के लिए हम कुछ भी करेंगे। जय हिंद। भारत माता की मोहब्बत में खुद को कुर्बान कर बैठेंगे। मरेंगे अपने वतन की मिट्टी के लिए, चाहे मौत से शर्त लगा बैठेंगे। मेरे 1 2 3 कहने पर ही हम तीनों खड़े होकर फायरिंग करते हुए चलेंगे और आखिर में बम फेंक देंगे। ठीक है। बाकी फौजी अलग अलग जगह से वार कर रहे थे और ये 3 फौजी आखिरी प्लान को अंजाम देने के लिए रेंगते हुए आगे जाकर खड़े होते हैं। तभी आदित्य के कहते ही एक साथ दुश्मनों पर फायरिंग करते हैं, जिसमें कुछ गोलियां उन्हें भी लग जाती हैं। वो गिर जाते हैं पर अपने लास्ट बम को फेंक कर दुश्मनों को खत्म कर देते हैं, जिसके ब्लास्ट में वो तीनों घायल हो जाते हैं। तभी उनका कर्नल विक्रम शाह आता है, जो कैंप में उन फौजियों की मरहम पट्टी करवा रहा था। उसे देखकर सभी घायल फौजी बेड से उठकर एक साथ कहते हैं, जय हिंद सर। जय हिंद। आप सभी फौजियों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दुश्मन का खात्मा किया है। इसमें आपकी जान भी जा सकती थी। मैं पूछ सकता हूं बाकी फौजियों को न बताकर किसने प्लान भी जारी किया? सर, मैंने किया। हम तीनों ने मिलकर, क्योंकि दुश्मनों को मारने का हम पर कोई चारा नहीं बचा था। हमारे अधिकतर फौजी घायल हो चुके थे। आदित्य,
तुम जानते हो ना यह कितना रिस्की था। सर माफ कीजिएगा, लेकिन हम फौजी तो अपने देश के लिए जान देने के लिए ही बने हैं। आतंकवादी को हराने का इससे अच्छा कोई और मौका नहीं था। अकेले फैसला लेना बहुत डिसअपॉइंटेड था। खैर, अपना ख्याल रखो, और हाँ, तुम सबकी चिट्ठी आई है, पढ़ लेना। थैंक यू सर। ओए होए, बल्ले बल्ले, चिट्ठी आ गई घर से। ओए होए। देख ले शमशेर, भाभी की चिट्ठी के लिए कितना उतावला हो रहा है। तो तेरी मम्मी की चिट्ठी भी आई होगी। चल जल्दी से चलते हैं। तीनों अपनी चिट्ठी जाकर ले लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। भैया, तुम कब आओगे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। 1 बरस हो गया तुमसे मिले हुए। अब कम से कम इस रक्षाबंधन पर तो आ जाओ, ताकि तुम्हारी बहन तुम्हारे हाथों में राखी बांध सके और तुम्हारा प्यार पा सके। तुम्हारी नटखट बहन अनीता। आऊंगा मेरी बहन, अरे जरूर आऊंगा, लेकिन 15 अगस्त पर, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलेगी उससे पहले। क्यों रे नालायक, तुझे अपनी इकलौती माँ की जरा भी याद नहीं आती? अब तो बेटा मेरे पास आ जा। जी चाहता है अपने कलेजे के टुकड़े को कलेजे से लगा लूं। 4 साल हो गए तेरी राह देखते देखते। अब जल्दी आ जा, कहीं मैं ही तुझे छोड़कर चली न जाऊं। माँ, माँ रो मत। माँ, इस बार मैं जरूर आऊंगा और तुम्हें सीने से भी लगाऊंगा। अजी, आपकी बहुत याद आती है। मुझसे शादी करने के 2 महीने के बाद ही चले गए थे। आप जल्दी से आ जाइए, आपका मुन्ना आपको बुला रहा है। कल ही शाम को हुआ है, आपका ही नाम रखा है उसका, छोटू जोरावर सिंह। माँ जी भी आपकी बहुत याद करती हैं, और ये 9 महीने आपके बिना कैसे कटे हैं ये मैं बता भी नहीं सकती। आई लव यू, आपकी प्यारी पत्रलेखा। आई लव यू टू पत्रलेखा। मैं आऊंगा अपने छोटू जोरावर से मिलने। हे शमशेरा, हे आदित्य, देख मेरा बेटा हुआ है। तुम सब चाचू बन गए हो। ओए होए यारा, मजा आ गया। अब तो तू हम सबको पार्टी देगा। ओए कांग्रेचुलेशंस जोरावर। शुक्रिया दोस्तों। वैसे तुम दोनों की चिट्ठी में क्या आया है? मुझे तो मेरी बहन रक्षाबंधन पर बुला रही है। रोना ही आ गया उस पागल की बात सुनकर। और मुझे माँ बुला रही है, बहुत याद करके रो रही है। सर से बात करना, कुछ नहीं तो 4 दिन की छुट्टी मांग ले। ठीक है, मैं कर्नल सर से बात करता हूँ। वहीं शाम को खाना खाने के बाद भी बार बार फौजी अपनी चिट्ठी पढ़ने लगते हैं और गाते हुए कहते हैं, संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। तीनों फौजियों को घर जाने की अनुमति मिल जाती है और ट्रेन में बैठकर वो कहते हैं, ओए शमशेरा, लग नहीं रहा कि हमें छुट्टी मिल गई है और हम अपने घर जा रहे हैं। हाँ यार, यहाँ से जाने के बाद हम घर वालों के लिए सामान खरीदेंगे। हाँ भाई, उसके बाद मेरे घर में आना अपने भतीजे को आशीर्वाद देने। जरूर यारा, जरूर। तभी कोई आदमी उनकी सीट पर जबरदस्ती बैठने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उसे उन फौजियों के बारे में पता चलता है तो सीट छोड़ देता है। तो जोरावर कहता है, अरे कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, एक सीट खाली है। अरे नहीं नहीं सर, आप हमारे लिए अपना घर छोड़कर बॉर्डर पर जाते हैं। मैं ये सीट तो आपके लिए छोड़ ही सकता हूँ, मैं दूसरी जगह बैठ जाऊंगा। ये कहते ही वो आदमी कहीं और बैठ जाता है। तीनों फौजी हंसी खुशी बात करते हुए सफर तय करते हैं कि कुछ दूर जाकर ट्रेन पटरी से उतर जाती है, जिसमें सभी की मौत हो जाती है। लेकिन तीनों जवान उठते हैं और कहते हैं, हे भगवान, ये क्या, सारे पैसेंजर्स मारे गए, हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तीनों फौजी रेलवे स्टाफ के पास जाकर बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भीड़ देखकर एम्बुलेंस बुलाता है और लोगों की मदद करते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है हम बच गए। हमारे परिवार वाले भी हमारी राह देख रहे हैं, चल जल्दी से उनके पास चलते हैं। ये बोलते ही तीनों अपने अपने परिवार के पास लौट जाते हैं, जहां जोरावर अपने घर में जाकर आवाज लगाता है, माँ, पत्रलेखा, मैं आ गया, देखो अपने बच्चे के लिए क्या लाया हूं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, छत पर होंगे जरूर। जोरावर हर जगह देखता है पर वहां कोई भी नहीं होता। काफी देर बाद दोनों फौजी उसके घर आकर कहते हैं, अरे जोरावर, माची और भाभी कहाँ हैं? उनसे ही मिल लूं।
मतलब तेरे घर वाले भी घर पर नहीं हैं? नहीं यार, हम दोनों के घर वाले नहीं हैं, तो हमने सोचा तेरे घर ही आ जाए। अरे सबके घर वाले कहाँ गए? हम इतने दिन बाद आए हैं और कोई नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। चलो ढूंढते हैं। तीनों नौजवान फौजी ढूंढने लगते हैं। तभी वो आगे जाकर देखते हैं एक बहुत बड़ी तादाद में भीड़ लगी है, जहां फौजियों को सभी शहादत दे रहे थे। तभी तीनों उन शहीद फौजियों को सलामी देते हुए कहते हैं, लगता है हमारी तरह कोई फौजी है जो शहीद हुआ है। जय हिंद। जय हिंद। चलो उन्हें ही सलामी दे दे पहले, जरूर हमारे देश के लिए अपनी जान दी होगी। तीनों जैसे ही वहां जाते हैं तो देखते हैं तिरंगे से ढके 3 ताबूत थे, जिनके आसपास उन तीनों फौजियों के ही घर वाले थे, जो फूट फूट कर रो रहे थे। तीनों को कुछ समझ नहीं आता। अरे ये मेरी बहन किसके लिए रो रही है? हाँ, मेरी बीवी बहुत रो रही है। आखिर कौन है? क्यों 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 चले गए आप मुझे छोड़कर? हमारे बच्चे की परवरिश तो हमें साथ में करनी थी ना। मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? पत्रलेखा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ पर हूँ, देखो बिल्कुल ठीक हूँ और जिंदा हूँ। पत्रलेखा, मेरा बेटा आदित्य, मैंने तुझसे ये थोड़ी कहा था कि तू मुझसे ऐसे मिल। अरे तेरी माँ कैसे जिएगी तेरे बिना आदित्य? वापस आ जा। ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। किसके लिए रो रहे हैं हमारे घर वाले? हम तो यहाँ है ना। तभी हवा का तेज झोंका उन तीनों की लाश पर से तिरंगा हटा देता है। अपनी लाश को देखकर भूतिया फौजी हक्के बक्के रह जाते हैं। जहां उनका कर्नल उनकी लाश को सलामी देते हुए तोप चलवाते हैं और तिरंगे से उन्हें लपेट देते हैं। इसका मतलब उस ट्रेन हादसे में हम भी मर चुके थे और हमें लगा कि हम बचकर अपने परिवार से मिलने आए हैं। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपका बेटा आपके गले भी नहीं लग सका। इस तरह कर्नल उनकी शांति की पूजा कराता है, जिसके बाद उन्हें मुक्ति मिल जाती है। भूत और चुड़ैलों का झरना। 2-4 भूत और चुड़ैल एक झरने से आते हुए पानी में नहा रहे थे। अरे वाह, इस गरम गरम झरने वाले पानी में नहाने का अलग ही मजा है। तन बदन में आराम ही पड़ गया। हाँ हाँ पापा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। मैं तो छप छप करूँगा। ये मैंने आपके ऊपर पानी डाल दिया। अरे बस बस बेटा, बस। दोनों भूतिया बाप बेटे जहाँ झरने में नहा रहे थे, वहीं उसकी पत्नी और बेटी चुड़ैल उसी झरने में कपड़े धो रही थी। बस जल्दी से ये कपड़े धो जाए, मेरी आधी टेंशन खत्म हो। हाँ माँ, जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। खाना कब दोगी? थोड़ी देर बेटा, तेरे पापा के आते ही हम चारों मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है माँ। गांव के जंगल के अंदर एक झरना था, जहाँ भूत और चुड़ैल बसे हुए थे। वो सब झरने के मजे ले ही रहे थे कि चुड़ैल भूत पति पत्नी आकर कहते हैं, अरे कितनी देर हो गई तुमको यहाँ पर कपड़े धोते धोते, अब जल्दी हटो, मुझे भी कपड़े धोने हैं। कब्जा मत करो, ये झरना हमारा भी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम होती कौन हो मुझे ऐसा कहने वाली? मैं जब चाहूँ, जितनी देर चाहूँ यहाँ कपड़े धोऊंगी। माया हूँ मैं, माया। ये झरना सबसे पहले मैंने ही देखा था, फिर भी तुम्हारा भूतिया परिवार यहाँ आकर बस गया। तुम्हारे पहले देखने से तुम्हारा थोड़ी हो गया, तुमसे पहले हम यहाँ आ चुके थे और ये झरना हमारा ही है। देखो, भूलो मत, ये झरना हमने पहले देखा था। अब जल्दी से यहाँ से हटो, हमें भी नहाना है, कपड़े धोना है, खाना बनाना है। भूत और चुड़ैल की लड़ाई में रागिनी का पति शाशा भी आ जाता है और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से ऐसे बात की? छोड़ूंगा नहीं अब मैं तुझे। तू आना मुझसे लड़, आज युद्ध हो जाए। ये बोलते ही शाशा और लौकी में भयंकर लड़ाई होने लगती है। दोनों हवा में उड़कर अपने अपने शक्तियों का वार एक दूसरे पर डालते हैं। दोनों अपनी शक्ति से लड़ाई लड़ते हैं। लड़ते लड़ते दोनों झरने में आकर एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लड़ाई करने लगते हैं। दोनों को बहुत चोटें आ जाती हैं और तभी शेर आता है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। ये क्या, यहाँ शेर आ रहा है, अब क्या करें? हम भूत बनकर भी उस शेर से नहीं लड़ सकते। अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, इस शेर को मैं अकेला नहीं भगा सकता। सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बच्चे भी हैं, कुछ कीजिए, उस शेर को भगाइए, वरना हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। पापा, मुझे डर लग रहा है। अरे मुझे भी डर लग रहा है, मैं तो कहती हूँ आप दोनों मिलकर इस शेर को भगा दीजिए, वरना ये नहीं जाएगा। आप दोनों को एक होना ही पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी कह तो सही रही है, अगर हम एक और एक मिलकर 11 बन जाए तो इस शेर को भगा सकते हैं। धीमे धीमे गुर्राते हुए शेर उनके नजदीक आ जाता है। तभी दोनों भूत चिल्लाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ एक आवाज में कहते हैं, ठीक है, तो हम दोनों आज के बाद यहाँ एक बनकर रहेंगे और लड़ेंगे नहीं।
चलो इस शेर को यहाँ से भगाते हैं। तभी दोनों भूत हवा में उड़कर अपनी शक्ति को एक कर एक चमकते हुए गोले की रोशनी उस शेर की ओर फेंकते हैं। शक्ति के लगते ही शेर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, जिसके बाद शाशा के भूतिया बच्चे ताली बजाकर कहते हैं, हाँ हाँ, हमारे भूत पापा बहुत अच्छे हैं। ये पापा भूत ने शेर को भगा दिया, पापा भूत ने शेर को भगा दिया। देखा रखा तूने, हमारे पापा कितने शक्तिशाली हैं। सच में अगर आप दोनों एक नहीं होते तो वो शेर तो हमें खा ही जाता। कभी कभी रागिनी मुश्किल परिस्थिति में दुश्मनों को एक होना ही पड़ता है, जो आज हो ही गया। अगर लॉकी नहीं होता तो हम सब सुरक्षित नहीं होते। ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त, तुम या मैं अकेले ये कर नहीं सकते थे, इसके लिए हमें एक होना ही था। शाशा तुमने बहुत अच्छे से ये किया। इसका मतलब हम दोनों भूतिया परिवार इस झरने के पास मिल बांट कर खुशी से रह सकते हैं, क्यों, है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये आज तो यहाँ पार्टी होगी, बल्ले बल्ले। कुछ देर बाद ही चारों तरफ से झरना जगमगा रहा था। पत्थरों के आसपास मशालें चल रही थी। माया और रागिनी ने मिलकर मांसाहारी भोजन तैयार किया था और दोनों बच्चे एक बर्तन पर डंडी से बजा रहे थे और दोनों भूत झरने के बीच नहाते हुए नाच रहे थे। ये डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग 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 डिंग, ये डिंग कचिका डिंग कचिका। गर्मी आएगी जब मई में झरना साइड में पार्टी करेंगे, जून में लेंगे लंबा वेकेशन, हम चलेंगे किसी हिल स्टेशन। हे डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग कचिका, हे 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 हे। हाँ, जुलाई में सावन जो बरसे, दिल तुझसे लिपटने को तरसे, ऐश पूरी अगस्त करेंगे, ऐसा कुछ बंदोबस्त करेंगे। ढिंग कचिका ढिंग कचिका ढिंग कचिका ढिंग कचिका, ये लीजिए, अब आप दोनों झरने में डांस करते रहेंगे या यहाँ करारा मस्त गोश्त भी खाएंगे? अरे आ रहे हैं। इतने दिनों बाद जो पार्टी करने का मजा आया है, बड़ा ही मजेदार है। हाँ यार, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह रात भर दोनों भूतिया परिवार पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन भूत झरने से पानी पी रहा था कि उसे किसी इंसान की आहट सुनाई दी, जिससे वह कान लगाकर जंगल की ओर जाने लगता है। तभी रागिनी कहती है, अरे आप कहाँ जा रहे हैं ऐसे दबे पाँव? मुझे लगता है कि कोई इंसान इस झरने की ओर आ रहा है। मुझे इसकी आहट भी सुनाई दी और उसकी महक भी आ रही है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी उस इंसान की खुशबू आ रही है। लगता है उसका खून बहुत ही मीठा होगा। अगर ऐसा है तो आज रात हम सब यही खाएंगे। तो आओ उसे लेने चलते हैं। जहाँ दोनों पति पत्नी उस इंसान को ढूंढते हुए उसके करीब जा रहे थे, वहीं वह लड़का भी झरने की आवाज सुनकर उसी ओर आ रहा था कि तभी चुड़ैल और भूत उसे पकड़ लेते हैं। तुम यहाँ से बचकर कहाँ जाओगे? चुड़ैल, भूत, अरे मैया, मैं जंगल में क्यों आ गया? अरे भागो। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। आज तो हम तुम्हें भून कर खाएंगे। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो लड़का कुछ और कहता, इतने में भूत और चुड़ैल उसे मिलकर मार देते हैं और उठाकर उसे रात में एक आग में भूनकर अपने बच्चों के साथ खाने लगते हैं। दोनों भूतिया परिवार ऐसे ही करते हैं। यदि कोई भी उनके झरने के करीब आता तो वह उन्हें मारकर खा जाया करते थे। एक दिन रागिनी और माया झरने के पास कपड़े धोते हुए लड़ने लगती है। अरे कितनी देर से बोल रही हूँ रागिनी, तुम्हें उधर आ जाओ, मैं गिर रही हूँ, मुझे भी कपड़े धोने की जगह दो। तुम ही उधर आ जाओ, तुम्हारे पास बहुत जगह है, फिर भी तुम मुझे जगह नहीं दे रही हो। तुम्हारी वजह से मेरा पाँव फिसल रहा है। उस पत्थर से तुम हटो। मैं नहीं हटूंगी। नहीं, तुम हटोगी। नहीं, तुम। नहीं, तुम। देखो, इस झरने पर कब्जा हमारा है, बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। हमने इससे पहले से देखा था। फिर वही बात, मैंने कहा ना तुम यहाँ से हटो। मैं और मेरे पति बच्चे यहाँ पर पहले आए थे। ये झरना हमारा है तो इस पर कब्जा भी हमारा ही रहेगा। दोनों चुड़ैलें लड़ने में इतनी मशगूल हो जाती हैं कि कपड़े छोड़कर एक दूसरे के बाल नोचने लगती हैं। तभी दोनों बच्चे दोनों के पतियों को बुलाकर ले आते हैं। पापा, मम्मी और वो चुड़ैल आंटी एक दूसरे के बाल पकड़कर खींच रही हैं, जल्दी चलिए। क्या हम आदमी एक होकर दोस्त बन जाते हैं, पर ये चुड़ैलें कभी एक नहीं हो सकती? ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो वहाँ चलते हैं। दोनों भूत वहाँ पहुंचकर अपनी अपनी पत्नियों को अलग करने की कोशिश करते हैं, पर दोनों चुड़ैलें हवा में उड़कर अपनी शक्तियों से आतिशबाजी कर रही थी। आगे क्या होगा? क्या दोनों भूत अपनी चुड़ैल पत्नियों को अलग कर पाएंगे या वो भी एक दूसरे से लड़ेंगे? क्या दोनों भूतिया परिवार में से कोई एक झरने पर कब्जा कर पाएगा? जानने के लिए अगले दिलचस्प भाग का इंतजार करें। नींबू का अचार बेचने वाली चुड़ैल। रात के 10 बज रहे थे। मेहुल अपने घर में रोटी और सब्जी खा रहा था। रोटी सब्जी खाते हुए वो खुद से बोलता है, अरे दादा, चंपा तो हमका सूखा सूखा रोटी और सब्जी देवत है। अरे हम दोनों रूखा सूखा खाने लायक हैं का? हमारे लिए ये चंपावा रोटी सुखाई के अपनी माई के जाकर आराम फरमा रही है। जब आएगी तब हम एका शरीर का बोटी बोटी करेगा। बोटी का अचार बनाई के अपन रोटी के ऊपर लगाई के खा जाइब।
मेहुल खुद से बात कर ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, नींबुआ का अचार ले लो, खट्टा खट्टा नींबुआ का अचार ले लियो। एक बार जोनो हमार नींबू खाई वो हमार नींबू खाईते रह जाई, काहे कि हमार नींबू का अचार बहुत ही खट्टा है। अरे दादाई का इतना रात को नींबू का अचार कौन बेच रहा है? रात के तो 10 बजत हैं। खैर, हम काहे इतना सोच रहे हैं, हमको तो रोटी और इस सूखी सब्जी के ऊपर कौनो गीला अचार चाहिए। इतना बोलकर मेहुल अपने घर से बाहर निकलता है और अपने घर के सामने अचार वाली लड़की को देख उससे बोलता है, अरे ओ अचार वाली लड़की, ई नींबू का अचार कैसन दे रही हो? और ये नींबू के अचार में का टेस्ट बा? अरे ओ भैया, हमारा अचार बहुत ही टेस्टी बा। तू हमार अचार एक बार खरीद ले तो तुम बार बार हमार अचार को खाए का बोली। अच्छा ठीक बा, हमारे लिए अचार पैक कर दियो। लड़की अब मेहुल के लिए अचार पैक कर रही थी, तभी मेहुल अचार के डिब्बों पर खून देख लेता है और जैसे ही वो खून देखता है वैसे ही वो बोलता है, अरे वो लड़की रुक जा जरा, देख तो तुहार अचार के डिब्बा पर खून है, आखिर ये खून कहाँ से आई? उसकी ये बात सुनकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए वो एक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। जिसके बाद वो चुड़ैल मेहुल से बोलती है, मैं कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल हूँ। अरे मैया, ई का हो गया रे दादा, ई तो चुड़ैल निकली। अरे रे 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 बाप रे बाप, हम तो सोचा था कि हम सूखी रोटी के साथ थोड़ा अचार खाई लिए, लेकिन अचार वाली तो चुड़ैल निकली रे। अरे चुड़ैल, हम तो बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं। आखिर हम चुड़ैल के अचार खरीदने बाहर आई ही क्यों? क्योंकि तुझको तेरी जान प्यारी नहीं थी, इसलिए तू अपना घर छोड़कर मेरे अचार लेने के लिए बाहर आया। और अब जब तू बाहर आ ही गया है तो मैं तेरे शरीर की बोटी बोटी काट कर अपने नींबू के अचारों के साथ तुझे भी नींबू का अचार बना दूंगी और तेरे खून को तेल की जगह इस्तेमाल करूंगी। अरे छोड़ दे रे, हम का छोड़ दे, हम तो आगे हाथ जोड़कर विनती करत हैं। हमारी लुगाई अपने मायके गई है, अगर वो का पता चली कि उसका मर्द इस दुनिया में जीवित नहीं है तो हमारी लुगाई भी रो रो के अपनी जान दे देगी। मेहुल चुड़ैल के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहता है, लेकिन चुड़ैल उसको नहीं छोड़ती। जिसके बाद चुड़ैल उसकी गर्दन तोड़कर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और अपने अचार के डिब्बों में डाल देती है और अचार बेचते हुए आगे की तरफ निकल जाती है। अचार ले लो, अचार, खट्टे खट्टे अचार ले लो। वो अचार बेचते हुए आगे की तरफ निकल जाती है और इसी तरह उस चुड़ैल के सामने कोई भी इंसान आता या उससे अचार खरीदता तो वह चुड़ैल उसे भयानक मौत मार देती। देखते ही देखते अब दिन गुजरने लगे और ये सिलसिला यूं ही इस तरह चलता रहा। गांव में अब बहुत ही सारे लोगों की मौत होने लगी। ये देख गांव के लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे दादा, एका होवत है, आखिर हम लोगों के इस छोटे से गांव में लोगों को कौन इतनी भयानक मौत दे रहा है? हमका नहीं पता, लेकिन हम सभी लोगन को एक पता लगाए का पड़ी। भैया लोग, हम तो कहते हैं कि रात को हम सभी लोगन को जाकर ये राज का पता लगाए का पड़ी। सभी गांव वाले अब आपसी सहमति के अनुसार अपने अपने घर में जाते हैं और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। जैसे ही रात होती है वैसे ही नींबू का अचार बेचने वाली चुड़ैल उस गांव में अचार बेचते हुए आती है। नींबुआ का अचार ले लियो, खट्टा खट्टा नींबुआ का अचार ले लियो। एक बार जो ना हमार नींबू खाई वो हमार नींबू खाईते रह जाई, काहे कि हमार नींबू का अचार बहुत ही खट्टा है। उस चुड़ैल को नींबू बेचता हुआ सभी गांव वाले देख अपने घरों में से निकलते हैं और उस चुड़ैल से बोलते हैं, उरी बाबा, ये तो एगो चुड़ैल है। एका मतलब हमरे गांव में जो भी लोग मर रहे थे ओका पीछे कोनो आदमी नहीं बल्कि एगो चुड़ैल थी। बाप रे बाप, हम इस चुड़ैल से कैसे लड़े? अरे भैया लोगन, अगर अपने गांव वालों को बचाना चाहते हो तो इस चुड़ैल से इसमें सच जानना ही होगा। हाँ भैया, बिल्कुल सही, तुम सही बोल रहे हो। आखिर हम सभी लोगन को बात करनी ही पड़ेगी। सभी गांव वाले आपस में सलाह मशवरा करके चुड़ैल के पास जाते हैं और चुड़ैल से निडर होके बोलते हैं, अरे ओ चुड़ैल, तू हम लोगन को काहे मार रही है? आखिर हम लोगन में तुहार का बिगाड़ा है जो तू हम लोगों को इतना भयानक मौत दे रही है? तुम सभी गांव वालों को मुझसे डर नहीं लगता क्या?
जो मेरे सामने निडर होकर आ गए हो। लेकिन तू ऐसा क्यों कर रही है? आखिर हम लोगों ने त्योहार क्या बिगाड़ा है? मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगी। मैं अपने कातिल को ढूंढ रही हूँ, मैं उसे मारकर यहाँ से चली जाऊंगी। आखिर तुम्हारा कातिल कौन है और तू क्या ढूंढ रही है? आज से कुछ महीने पहले की बात है। मैं मीनाक्षी यहाँ पर अपनी मासी के पास उनसे मिलने आई थी। मेरी मासी नींबू का अचार बेचा करती थी। एक दिन मैं अपनी मासी के साथ नींबू का अचार बेच रही थी कि तभी एक लड़का मेरे पास आता है और मुझसे बोलता है, मीनाक्षी, मैं तुमको बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो। अरे ओ लौंडे, तू पगला वगला गया है का? काहे की तो का नहीं पता कि ई के का बेटी है? अरे ये छोकरी यहाँ के कलेक्टर की बिटिया है। अगर तूने इसकी तरफ देखा तो हम तोहार दोनों आँख के बटन को निकाल के गोटियां खेलब, गोटियां। समझ गया तू? अरे अम्मा, हम तुमसे बात नहीं कर रहे। मीनाक्षी, तुम बताओ, क्या तुम हमसे प्यार नहीं करती? गेट लॉस्ट, तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। इतना कहकर मीनाक्षी और मीनाक्षी की मासी वहाँ से चले जाते हैं। ये सब उस लड़के को बर्दाश्त नहीं होता और वह अपनी ट्रक में बैठकर उन दोनों को ही छोड़ देता है। इस तरह मीनाक्षी और मीनाक्षी की मौसी की मौत हो जाती है। उस दिन मैं और मेरी मासी दोनों ही मर जाती हैं, लेकिन मेरी आत्मा आज तक उस लड़के से बदला लेने के लिए इधर उधर भटक रही है। और इस तरह अगर जो भी मेरे रास्ते में आता या मुझसे नींबू का अचार खरीदा तो मैं उसे मार देती हूँ, क्योंकि मुझे जिंदा रहने के लिए इंसानों के खून की जरूरत होती है और इसीलिए मैं इंसानों को मार के उनका खून पी लेती हूँ। हम तुम्हारे कातिलों को ढूंढ कर लाएंगे और तुम उसको मार कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। ये तुम हमसे वादा करो। हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जिस दिन मेरा कातिल मेरे हाथों मरेगा उस दिन मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर गांव वाले उस लड़के को बहला फुसलाकर चुड़ैल के सामने लाते हैं और इसके बाद चुड़ैल उसको एक भयानक मौत दे देती है और वहां से अपने आप गायब हो जाती है। अब उस गांव में ना तो कभी किसी की मौत हुई और ना ही कोई इंसान गायब हुआ और इस तरह सभी गांव वाले अब खुशी खुशी रहने लगे।